इंदौर के भंवरकुआं थाना और जुनी इंदौर थाना पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में उनके द्वारा वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने कबूल किया, जिसमें इस गिरोह के 4 आरोपियों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं इन आरोपियों से पुलिस ने 30 चोरी की बाइक जब्त की, जिसमें कई महंगी बाइक भी शामिल है। वहीं बताया जा रहा है कि ये चोर ग्राहक की डिमांड पर चुनिंदा बाइक को चोरी करने का काम करते थे। उसे चोरी करने के बाद धार जिले में औने पौने दामों पर बेच दिया करते थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से 30 लाख रुपए कीमत की बाइक बरामद कर ली है। के मामले में कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करा। ये पिछले लगभग 15-20 दिन से जौनपुर के सभी थानों से हमने एक टीम गठित की थी, जो वाहन चोरों और वाहन चोरी पे शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयासरत थे। उसी में हम लोगों का जो पूरा फोकस था वो इवनिंग के टाइम पे, जब ज़्यादा वाहन चोरी होते हैं, एक वाहन चेकिंग पे था। और कल इसी तरीके की वाहन चेकिंग में थाना जूनी इंदौर और थाना भंवरकुआं इस संयुक्त टीम को एक 2 लड़के संदिग्ध गाड़ी के साथ मिले। जब गाड़ी के उनसे पेपर मांगे गए तो उनकी तरफ से कोई पेपर प्रोड्यूस नहीं किया। जब इंट्रोगेट किया तो उन लोगों ने मतलब वो कन्फेस किया कि वो धार के रहने वाले हैं और यहाँ पे वाहन चुराने आए, मोटरसाइकिल चुराने आए। उसकी निशानदेही पर तुरंत ही उनके जो 2 और साथी थे, जो दूसरी एक वाहन जो गाड़ी चुरा के लेके आ रहे थे, उनको हमने शहर से जौनपुर के जुरिडिक्शन से उसको गिरफ्तार किया है। और इस तरीके से कल 2 गाड़ियां और 4 लड़के लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वाहन चेकिंग में हमें मिले हैं। इनको देर रात तक इंट्रोगेट किया गया तो ये सब इन्होंने ये कन्फेस किया कि ये लगभग यहाँ से 50 गाड़ियाँ इंदौर शहर से लेके और जो धार का बाग और टांडा थाना क्षेत्र है वहाँ पे इन लोगों ने छुपाई हुई हैं। रात में इसमें लगभग 4 टीमें हमने इसमें गठित की थी और 4 एक यहाँ से व्हीकल लेके भेजा था। तो इस तरीके से रात में एक बड़े ही स्विफ्ट एक्शन के तहत दोनों ही थानों की जो टीम हमारी बनाई गई थी, जो पीछे है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। एडिशनल साहब पूरे जो ये रात भर के ऑपरेशन थे इसको लीड कर रहे थे, देवेंद्र इसको सुपरवाइज कर रहे थे और दोनों थाना प्रभारी। तो ये दोनों थानों की संयुक्त कार्रवाई में अभी तक लगभग 30 गाड़ियां रात में हमने रिकवर की है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। उनसे अभी उनको आज माननीय न्यायालय के सामने पेश करके PR लिया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि उनके जो कुछ साथी फरार हैं और जो इस पूरे गिरोह में शामिल है उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और गाड़ियां वहां से बरामद की जाए। सर, इन लोगों ने कुछ बताया कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा। विदिशा लोकसभा सीट से सांसद बनने पर बुधनी विधानसभा सदस्यता देने पर पड़ा इस्तीफा। बुधनी विधानसभा सीट से विधायक थे। इस्तीफा देने के बाद भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान। बुधनी विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी की जनता को किया प्रणाम। आज मैं बहुत भावुक हूँ। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला गया। इसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। सांसद के चुनाव में भी 6 बार इस जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। पिछला विधानसभा का चुनाव मैं रिकॉर्ड 1,05,000 वोटों से जीता था और अभी लोकसभा में इसी जनता ने मुझे 1,46,000 वोटों से जिताया। इस जनता की सेवा मैंने पूरे मन से की है, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इस जनता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। जनता के इस प्यार पर
मेरा पूरा जीवन न्योछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। अपने प्राणों से प्रिय जनता को बारंबार प्रणाम। राजधानी भोपाल के अवधपुरी में पहली बार फादर्स डे के अवसर पर एक शाम माता पिता के नाम कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। सोमवार के दौरान समारोह के दौरान संगीत कलाकारों ने माता पिता को समर्पित एक से बढ़कर एक शानदार लोकगीतों की प्रस्तुति दी। वहीं महिलाएं, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों को आत्म विभोर भी कर दिया। वहीं वुमेन्स एरा थीम रैंप वॉक अपने माता पिता की सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन युवा क्रांति रोटी बैंक संस्थान द्वारा किया गया। संस्थान के अध्यक्ष रिंकू ओझा ने बताया कि भोपाल में माता पिता के लिए पहली बार सुप्रसिद्ध नटराजन नृत्य ग्रुप के मॉडल ने रैंप वॉक किया। स्मार्ट म्यूजिकल ग्रुप के सुनील शुक्रवारे समेत अन्य साथी कलाकारों ने भव्य प्रस्तुति दी। संस्थान द्वारा वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी किया गया। पूरी टीम ने मिलकर माता पिता सम्मान दिवस रखा है और मेरा यहाँ पर आना हुआ है, मुझे भी बुलाया और मैंने एक ही अपेक्षा रखती हूँ कि हम माता पिता सम्मान दिवस एक शाम के नाम ना रखें। बच्चों को हमेशा एक संदेश देना चाहिए कि हमें प्रतिदिन अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तभी हम ये सम्मान साकार सकेंगे, क्योंकि हम ये दुनिया में आए हैं तो दुनिया को देने वाले जो हमारे माता पिता हैं उनका हमें सर, आज युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा एक पिता दिवस कार्यक्रम रखा गया था, क्या संदेश रहेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, रोटी बैंक का जो रिंकू ओझा जी की जो थीम है निश्चित रूप से वो वंदनीय है, क्योंकि एक तो अस्पतालों में जाकर अन्न का सेवा करना और दूसरा फादर्स डे अभी निकला तो माता पिता को लेकर कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें अपने माता पिता के लिए एक आदर संस्कार का भाव उत्पन्न हो, एक संस्कार की अलग जगह अपने अपने माता पिताओं को हम न केवल सम्मान दें, इज्जत दें, बल्कि पूजना सीखें। तो निश्चित ही ये संस्कार जब जिस युवाओं में होंगे तो वह न केवल परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का निर्माण होगा। इस थीम को लेकर रिंकू ओझा जी ने एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर करा। मैं हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद। युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा एक शाम पिता के नाम का आयोजन रखा गया था, आज उसमें अपनी शिद्दत दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? माता पिता जहाँ वहाँ तो बहुत बड़ी बात ही हो जाती है, उनके अलावा तो हम सोच नहीं सकते। और ये स्पेशल डे जो मनाया जा रहा है आज माता पिता को साथ में लेके जो कार्यक्रम किया है वो बाकी में काबिल तारीफ है जी। और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, अब आपको याद करते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग कुछ दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो माता पिता वो ईश्वर ने जो एक बताया है कि ईश्वर ने जो धरती पे जन्म लिया है वो माता पिता के रूप में लिया है। क्या रिंकू जी के लिए क्या संदेश रहेगा? रिंकू जी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनसे यही कहता हूँ कि इसी तरह से और इस कार्यक्रम को और बढ़ाएं और अच्छे इसको भव्य स्तर पर और बड़ा बनाएं। और ये तो यहाँ इस एरिया में हो रहा है, तो चाहते पूरे भोपाल में इस कार्यक्रम होना चाहिए। इंदौर हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। 24 घंटे में हत्या का दूसरा मामला सामने आया है। इसके पहले शनिवार को छतरीपुरा थाना क्षेत्र के अर्जुनापुरा मल्टी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं आज दूसरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां परिहार कॉलोनी में रहने वाले रोहित कसेरा की जेल से छुट्टी छूटते ही 6 से ज्यादा बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते उसे समझौता करने के लिए बुलवाया था, लेकिन किसी बात को लेकर उसका आपस में विवाद हो गया, जिस पर बदमाशों ने रोहित की जमकर पिटाई की और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। सर, एक कल हत्या हुई थी, उसमें फिलहाल क्या अपडेट है और क्या मामला? एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक रोहित कसेरा नामक व्यक्ति है, जिसके अपने 4 साथियों के साथ में विवाद होने पर मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद में इसको एमआई में भर्ती कराया गया था। ऊपर से कोई ज़्यादा चोट नहीं थी, लेकिन बाद में हेड इंजरी होने के कारण संभवतः इसकी मृत्यु हुई है। उसमें ये रोहित कसेरा स्वयं भी आदतन अपराधी रहा है और इसको जिला बदर किया गया था। जिला बदर की अवधि में इसको उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था
और उसके सज़ा जेल से छूटने के बाद ये जो घटना हुई है, तो कुछ साथी हैं इसके 4 लोग, इनसे विवाद हुआ है इसका और उसी पे मारपीट हुई है। मारपीट के बाद में हत्या हुई है। आरोपियों की तलाश में पार्टी गई हुई है, शीघ्र ही हम गिरफ्तार करके। सर, ये आरोपी की मृतक भी आपराधिक किस्म का था? हाँ, मृतक के विरुद्ध अनेक मारपीट से संबंधित मामले दर्ज हैं एरोडम थाने पर, और इसको एरोडम थाने द्वारा ही जिला बदर कराया गया था और जिला बदर की अवधि के दौरान ही इसने उल्लंघन करने पर इसको गिरफ्तार भी किया गया था। उसी अपराध में इसको जेल भेजा गया था। वहाँ से छूटने के बाद ये घटना घटित हुई। सर, कोई कोर्ट में समझौते के लेकर भी धमका रहता है? केस के समझौते को ये अभी प्राइमा फेसी तो जानकारी नहीं आई है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में हम इन चीज़ों का भी पता करके आगे संज्ञान में लेंगे। मृतक का नाम? मध्य प्रदेश में आज से स्कूल चले अभियान जारी। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। नए विद्यार्थियों का सीएम ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश के शासकीय शालाओं में आयोजित किए जा रहे प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। स्कूल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों का डॉक्टर मोहन यादव ने अवलोकन किया। सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं। उसका मजा भी है, लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाली। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है। और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई है। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। उदय जी, आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन, हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया। माननीय मोदी जी खुद चाय बेचने के लिए स्कूल से आने जाने के समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके ट्रेन निकल जाए, उसके बाद स्कूल जाने का मौका मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जीवन के रास्ते कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के रास्ते उसके बाद सही अर्थ में खुलते हैं जब आपके पास समय की, बाकी परेशानियों की, लेकिन अतीत के काल में हजारों इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का है। आप अपने तो सौभाग्य, हम 3, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं। ये उनके लिए, हम सबके लिए जानकारी के लिए और महत्व का विषय है। भगवान कृष्ण का स्कूल में, अर्थात उस समय गुरुकुल होते थे, 11 साल की उम्र में वो स्कूल आए। अब ये 11 साल की उम्र आमतौर पर हमारे यहाँ कितनी मिडिल के स्कूल में पहुंचने के समय होगा, लेकिन 11 साल की उम्र में आने के बाद भी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने का मौका तो केवल 64 दिन मिला है। क्योंकि मथुरा में जब कंस को मार के आए थे तो मथुरा में दूसरा आक्रमण हो गया और भगवान को अपनी शिक्षा को समेट के तुरंत निकलना पड़ा। ये कठिनाई उनके सामने थी, लेकिन जो उनने पढ़ा उस समय, ये आज भी रिकॉर्ड है दुनिया का। ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी नहीं हुआ
जिसने अपने जीवन काल के उतने लघु समय में शिक्षा जो ग्रहण की है, वो सारे की सारी शिक्षा 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, मेधावी विद्यार्थी का मतलब ही यह होता कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा योग्यता के बलबूते पर, और उनका अपना स्कूल जीवन की दोस्ती का उदाहरण भी बताना चाहूंगा। हम सब देखेंगे कि जो उनने शिक्षा ग्रहण की, वो सारी की सारी शिक्षा का निचोड़ हमको महाभारत में युद्ध में उनके मुखारबिंद से मिलता है, जिसको पवित्र ग्रंथ गीता करके दुनिया जानती है और श्रद्धा से नमन करती है। और भगवान की दोस्ती का उदाहरण आप भी याद रखना, अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय अपने बनाए मित्रों का जीवन भर स्मरण रखना। भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती का उदाहरण है, जिनके जीवन काल में सुदामा से दोस्ती तो हुई। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा गरीब था। लेकिन हम सबको मालूम है सुदामा की उनने मदद की। वो मदद मांगने आए द्वारका में, उनको अपने 6 महीने पास में रखा भगवान ने, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया और पीठ पीछे जाकर के उनका मकान पक्का बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, सारी चिंता मुक्त उनको कर दिया। दोस्त की निगाह नीची नहीं होने देना, यह उदाहरण भी मित्रता का भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने प्रकट किया। मित्र गरीब भले हो सकता है, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति हमेशा स्थान बड़ा रखना चाहिए। मित्रता का भाव पर्याप्त रूप से हम सब जानते हैं, इससे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज समय की कमी है। मेरी अपनी ओर से यहां पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राय विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राय स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राय स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करे, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए आप नगर निगम के साथ ही जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के लोग भी आगे आने लगे हैं। जन सहयोग के जल स्रोतों की सफाई को लेकर नगर निगम के पार्षद गंभीर होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लगातार उनके वार्ड में आने वाले बावड़ी कुएं की सफाई को लेकर अभियान भी चला रहे हैं। इसी क्रम में झरदा कब्रिस्तान स्थित 100 वर्ष पुरानी बावड़ी का जीर्णोद्वार और सफाई अभियान की शुरुआत हो गई और ये यहाँ पर स्थानीय पार्षद निधि से इस कार्य को किया जाना है। इसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य कृष्णा घाटके ने बटन दबाकर किया। देखिए, ये कब्रिस्तान कमेटी और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी बहुत दिनों से मांग थी कि कुएं की साफ सफाई करवाई जाए, क्योंकि ये कुआं ऐसा बताया लोगों ने यहाँ पे कि ये नवाब शाहजहां बेगम के समय का कुआं है और इसका पानी बहुत ही साफ सुथरा है, लेकिन उसका रख रखाव नहीं होने के कारण उसके अंदर लोगों ने तमाम कचरा वगैरह डाल दिया था। और आज पानी की आवश्यकता तो देख ही रहे हैं, शहर में और देश में और सभी जगह पानी की आवश्यकता है। तो हमने अधिकारियों से बात करी, हमारे जो वाटर वर्क्स के ये परमार साहब उनको बताया, उनने आके देखा और देखने के बाद में इसका काम पार्षद कोटे से शुरू करवाया है। अब इसके बाद में ऊपर की जो मुंडेर वगैरह है, जाली वगैरह है, इसको सुरक्षित कर दिया जाएगा कि आप भविष्य के अंदर इसके अंदर कोई कचरा नहीं डाले और इसका जो उपयोग है वो सबके लिए हो सके। और पानी टेस्ट कराया जाएगा, अगर पानी अच्छा मिलता है तो इसकी सप्लाई के लिए भी
स्तर के ऊपर बात करके इसकी सप्लाई भी की जाएगी। अच्छा, पूर्व में इसके अंदर कुछ इस्लामिक किताबें वगैरह डाली गई हैं, उनको भी आप दफनाने का प्रॉपर तरीके से नहीं, उनको अभी हमने बताया, जैसे हमें मालूम पड़ा उसको सम्मानजनक तरीके से कब्रिस्तान कमेटी के लोग भी जो हमारे साथ में उनको हम रखवा रहे हैं। वो सूख जाएगी तो हम उसके बाद में नया गड्ढा खुदवाए कल JCB से उनको सुरक्षित जगह पे ऐसा करवा देंगे जिससे उसका कोई अनादर नहीं हो, किसी प्रकार का कोई उनके सम्मान में कोई बात नहीं हो, कोई ठेस नहीं पहुँचे। देखिए, वार्ड 34 लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जैसा कि आज जहांगीराबाद कब्रिस्तान में जो एक 100 साल पुराना कुआं, जिसको आज साफ सफाई का काम चालू करने के लिए नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे क्षेत्रीय पार्षद विलासराव जी काका हमारे मौजूद हैं, और इस पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि पानी की समस्या गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पानी को पीने योग्य यहाँ पर पानी है, उसकी पूरी सफाई कराने के बाद, उसको पूरा साफ करने के बाद व्यवस्थित रूप से उसका ढक्कन वगैरह लगाने के बाद उसको देखा जाएगा कि यदि पानी को चेक कराने के बाद, लेबोरेटरी में चेक कराने के बाद यदि पानी यूज़ करने और पीने लायक है तो उसको इस क्षेत्र के लोगों को पीने में इस्तेमाल करने के लिए उसको वो किया जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वार्ड 34 के पार्षद हमेशा यहाँ पर विकास कार्य कराते रहते हैं, हर वर्ग के लिए विकास कार्य कराते रहते हैं, तो आज उसके तारतम्य में यहाँ पर हम लोग ने ये जो वेस्टेज और गंदा पानी और गंदगी जो है उसको साफ़ करने का संकल्प लिया है, और ये साफ़ करने के बाद इसमें निरंतर इस पानी को रख रखाव के साथ यूज़ करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए काम किया जा रहा है।